हाय गाइस, माय नेम इज सौरव क्षीरसागर फ्रॉम एसएसपी मेडिकल कॉलेज। तो आज हम देखेंगे सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म। तो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड में दो अमाइनो एसिड आते हैं, कौन कौन से? एक सिस्टीन और एक मिथ्योनिन। तो इन दोनों का मेटाबॉलिज्म हमें साथ साथ पढ़ना है, क्योंकि इस मिथ्योनिन से ही सिस्टीन फॉर्म होता है और सिस्टीन आगे जाके डिग्रेड होता है। तो ये जो दो अमाइनो एसिड है ये इससे फॉर्म होता है, यानी ये हमें डाइट से लेना पड़ता है, इसलिए ये इसेंशियल अमाइनो एसिड है। और ये मिथ्योनिन बॉडी में आने के बाद सिस्टीन में कन्वर्ट होता है, इसलिए इसे हम नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड कहते हैं। और ये दोनों भी अमाइनो एसिड ग्लूकोज फॉर्म करते हैं, इसलिए हम इन दोनों अमाइनो एसिड को ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड कहते हैं। ये दोनों अमाइनो एसिड का ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये जो स्ट्रक्चर है ये मिथ्योनिन का है और ये सिस्टीन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपको ये सल्फर एटम और यहाँ पे ये सल्फर एटम दिख रहा है, इसलिए हम इसे सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड कहते हैं। ये जो मिथ्योनिन है ये किससे कोड होता है? ये AUG से कोड होता है और ये एक स्टार्ट कोडॉन है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस इस मिथ्योनिन अमाइनो एसिड से होती है। और ये जो सिस्टीन है ये किससे कोड होता है? UGC एंड UGU इससे कोड होता है। इन दो कोडॉन से सिस्टीन अमाइनो एसिड कोड होता है और AUG से मिथ्योनिन कोड होता है और मिथ्योनिन एक स्टार्ट कोडॉन की तरह एक्ट होता है। अब मिथ्योनिन का मेटाबॉलिज्म हम 3 स्टेप में देखते हैं, यानी इसका मेटाबॉलिज्म हमें 3 स्टेप में पढ़ना है। पहला स्टेप होता है मिथ्योनिन का एक्टिवेशन, यानी मिथ्योनिन को एक्टिवेट करने का और उसका ट्रांसमिथाइलेशन करने का। ट्रांसमिथाइलेशन यानी ये जो आपको मिथाइल ग्रुप दिख रहा है यहाँ पे, ये नॉर्मली मिथ्योनिन में डोनेट नहीं हो सकता, क्योंकि ये सल्फर से कोवैलेंटली लिंकेज होता है, इसलिए ये मिथाइल ग्रुप नॉर्मली डोनेट नहीं होता। जब इसका हम इसमें ATP ऐड करते हैं तो इसका एक्टिवेशन हो जाता है, यानी इस सल्फर एटम का सल्फोनियम आयन होता है और ये मिथाइल ग्रुप फ्री होता है और ये डोनेट हो सकता है। ये पहली स्टेप में हमें देखना है, एक्टिवेशन करना और इसका ट्रांसमिथाइलेशन करना। फिर दूसरे स्टेप में हमें क्या देखना है? ये जो मिथ्योनिन है इसका कन्वर्जन सिस्टीन और सिस्टाइन में होना। इसमें क्या फर्क होता है सिस्टीन और सिस्टाइन में? ये दोनों सेम ही होते हैं, सिर्फ ये मोनोमर यानी ये एक अमाइनो एसिड है और इसमें से इसका डाइसल्फाइड लिंकेज हो जाता है दूसरे सिस्टीन के साथ, तो क्या फॉर्म होता है? सिस्टाइन फॉर्म होता है जब डाइसल्फाइड लिंकेज होता है तब। और तीसरा स्टेप क्या है? इस सिस्टीन का डिग्रेडेशन, यानी सिस्टीन जो अमाइनो एसिड है इसका डिग्रेडेशन। ये सिस्टीन ये हम 1 बाय 1 देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? मिथ्योनिन का एक्टिवेशन। तो हम यहाँ पे मिथ्योनिन इसमें क्या ऐड करेंगे? हम ATP यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 3 क्या है? फॉस्फेट है। अब हम ये 3 जो फॉस्फेट है इसको सेपरेट करेंगे, तो यहाँ पे 2 PI और एक PI अलग, यानी 3 फॉस्फेट हो गए। अब क्या क्या बचा? ये मिथ्योनिन और एडिनोसिल बचा, तो इसलिए क्या फॉर्म होता है? इससे यस एडिनोसिल और ये मिथ्योनिन, ये यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा यस एडिनोसिल मिथ्योनिन। इसे हम क्या कहते हैं? सैम, यानी यस एडिनोसिल मिथ्योनिन। और ये जो रिएक्शन होता है इसे एंजाइम कौन सा लगता है? मिथ्योनिन एडिनोसिल ट्रांसफरेज, यानी मिथ्योनिन में एडिनोसिल का ट्रांसफर हुआ है, इसलिए ये नाम है। फिर उसके बाद ये जो सैम होता है इसका ये क्या करता है? मिथाइल ग्रुप डोनेट करता है, मैंने बताया था। या ये मिथाइल ग्रुप डोनेट नहीं कर सकता मिथ्योनिन, मैं रीजन भी बताया उसका। फिर ये एक्टिवेट होने के बाद ये मिथाइल ग्रुप डोनेट कर सकता है, तो इसने मिथाइल ग्रुप डोनेट किया, ये इसने जो कंपाउंड होता है उसने एक्सेप्ट किया। फिर उसके बाद इसका कन्वर्जन किस में हो जाएगा? तो यस एडेनोसिल होमोसिस्टीन में इसका कन्वर्जन हो जाता है। क्या फॉर्म होता है? यस एडेनोसिल होमोसिस्टीन।
और इसमें एंजाइम कौन सा लगता है, मिथाइल ट्रांसफरेज, क्योंकि मिथाइल ट्रांसफर हुआ है। ये हम इसके रिएक्शन देखेंगे, यहाँ पे लिखे है अगले पेज पे ये क्या क्या फॉर्म होता है मिथाइलेशन, मिथाइल ग्रुप डोनेट करने पर, ये हम आगे देखेंगे सेपरेट। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बना, यस एडेनोसिल होमोसिस्टीन। अब इसको ब्रेक डाउन करना है, क्या करना है हमें, इसको ब्रेक डाउन करना है। तो कौन सा एंजाइम यूज करेंगे, ये जो नाम है वही एंजाइम है, सिर्फ आगे एज लगाना है, क्या, एडेनोसिल होमोसिस्टीनेज। यहाँ पे कंपाउंड कौन सा है, यस एडेनोसिल होमोसिस्टीन। फिर उससे क्या बनेगा, एक तो एडेनोसिल बनेगा, एडेनोसिल बाहर निकलेगा, और इसमें क्या है, होमोसिस्टीन, तो यहाँ पे होमोसिस्टीन फॉर्म होगा। अब इस होमोसिस्टीन के अलग अलग फेट है, ये हम देखेंगे। अब इस होमोसिस्टीन का कन्वर्जन मिथ्योनिन में हो जाएगा। तो इसमें ये जो हमने यहाँ पे मिथाइल ग्रुप निकाल दिया था, तो यहाँ पे हमें मिथाइल ग्रुप ऐड करना है। तो मिथाइल ग्रुप हमें कौन प्रोवाइड करता है, तो N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट, ये हमें मिथाइल ग्रुप प्रोवाइड करता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये मिथाइल ग्रुप इसको डोनेट करेगा, और क्या बनेगा, यहाँ पे क्या रहेगा पीछे, टेट्राहाइड्रोफोलेट, क्या रहेगा, टेट्राहाइड्रोफोलेट। और ये रिएक्शन कौन कैटालाइज करता है, तो ये रिएक्शन विटामिन B12 इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है, कोई एंजाइम की तरह एक्ट करता है। अब इस रिएक्शन में एंजाइम कौन सा लगेगा, एक तो यहाँ पे मिथाइल ट्रांसफर हुआ, और किसको ट्रांसफर हुआ, होमोसिस्टीन को। तो हम एंजाइम का नाम क्या रखेंगे, होमोसिस्टीन और मिथाइल ट्रांसफरेज, यानी होमोसिस्टीन को मिथाइल ट्रांसफर किया, इसलिए इसका नाम ऐसा पड़ा। फिर जब विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो जाएगी, क्या, इस विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो जाएगी, तब क्या होगा, ये कन्वर्जन नहीं हो पाएगा, यानी N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट कन्वर्ट नहीं हो पाएगा टेट्राहाइड्रोफोलेट में, यानी फोलिक एसिड हमें नहीं मिलेगा। तो फोलिक एसिड ट्रैप हो गया, क्यों, क्योंकि विटामिन B12 की डिफिशियंसी की वजह से। यानी इसलिए वासुदेवन बुक में बहुत अच्छा सेंटेंस दिया है, विटामिन B12 की डिफिशियंसी होने के बाद क्या होगा, फोलेट ट्रैप हो जाएगा। आपको फोलेट ट्रैप 2 मार्क को पूछेगा तो ये रिएक्शन और इसके बारे में नीचे एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि विटामिन B12 ऑप्शन होता है तो ये रिएक्शन कैटालाइज नहीं हो पाती और फोलेट ट्रैप होता है। फिर इसका दूसरी स्टेप क्या है, कन्वर्जन ऑफ डीमिथाइलेटेड पोर्शन, यानी ये डीमिथाइलेटेड पोर्शन है, इसका कन्वर्जन किसमें, सिस्टीन और सिस्टाइन में, ये दूसरी स्टेप है। तो आपको एक कंपाउंड याद रखना है इसमें, ये दूसरे स्टेप में, क्या, सिस्टाथायोनिन, क्या याद रखना है, सिस्टाथायोनिन, अच्छे से याद रखिए क्योंकि इससे ही हम पढ़ेंगे आगे। अब ये जो सिस्टाथायोनिन है ये फॉर्म हुआ इस रिएक्शन से, तो इसलिए हम इस रिएक्शन के एंजाइम को क्या नाम देंगे, सिस्टाथायोनिन सिंथेज, क्योंकि फॉर्म हुआ है यानी बना है, इसलिए हम इसका नाम क्या रखेंगे, सिस्टाथायोनिन सिंथेज। और आगे इस सिस्टाथायोन से 2 प्रोडक्ट मिले हमको, ये 2 प्रोडक्ट मिले यानी ब्रेक डाउन हुआ है, इसलिए हम इस एंजाइम का नाम रखेंगे सिस्टाथायोनेज, यानी ब्रेक डाउन हुआ है इसलिए एज लगाए। अब पहले स्टेप में क्या होगा, सिंथेज एंजाइम लगा, स्टेप क्या हुआ, होमोसिस्टीन में किसका एडिशन हुआ, सेरिन, यानी होमोसिस्टीन और सेरिन का एडिशन हुआ और वाटर बाहर निकला और सिस्टाथायोन फॉर्म हो गया। अब फिर आगे ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ पे जो सेरिन हमने ऐड किया है इसका कन्वर्जन किस में होगा, होमोसेरिन में, किसमें होगा, होमोसेरिन में इसका कन्वर्जन हो जाएगा और क्या फॉर्म होगा, इधर सिस्टीन फॉर्म होगा। अब ये जो सिस्टीन है, ये सिस्टीन एक अमीनो एसिड होता है, यानी यहाँ पे एक SH ग्रुप और आगे ये मिथाइल ग्रुप, सॉरी ये SH और आगे अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर, और ये दूसरे अमीनो एसिड का H,
ये दूसरे अमीनो एसिड का H, ये बाहर निकल जाता है, यानी H2 बाहर निकलता है, यानी दो H प्लस बाहर निकलते हैं। क्या? 2 H प्लस बाहर निकलते हैं और डाइसल्फाइड लिंकेज फॉर्म होता है। ये दोनों सल्फर के बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है, डाइसल्फाइड लिंकेज फॉर्म होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? सिस्टाइन। क्या कहते हैं? सिस्टाइन। और इसमें एंजाइम कौन सा लगता है? सिस्टीन रिडक्टेज। और जो ये 2 H प्लस रिलीज हुए, इसको कौन कैप्चर करेगा? Na प्लस कैप्चर करेगा और कन्वर्ट होगा NADH में। और फिर आगे ये जो होमोसेरिन है, ये होमोसेरिन, इससे अमोनिया बाहर निकलता है और क्या फॉर्म होगा? अल्फा कीटो। क्या फॉर्म होगा? अल्फा कीटो ब्यूटायरेट फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा? अल्फा कीटो ब्यूटायरेट फॉर्म होगा। फिर ये जो अल्फा कीटो ब्यूटायरेट है, ये आगे कन्वर्ट होगा प्रोपिनाइल कोए में। किस में कन्वर्ट होगा? प्रोपिनाइल कोए में। इसमें क्या होगा? कोए SH प्लस NAD प्लस। ये जो NAD प्लस है, ये यहाँ का हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है और NADH में कन्वर्ट हो जाता है, NADH में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे रिडक्शन हुआ है तो ऑक्सीडेशन होके क्या होगा? CO2 बाहर निकलेगा और आगे प्रोपेनाइल कोए फॉर्म होगा और आगे सक्सेसिव स्टेप में जाके सक्सिनाइल कोए फॉर्म होगा। ये हुई दूसरी स्टेप। अब हम देखेंगे तीसरे स्टेप में। तीसरे स्टेप में क्या? सिस्टीन का डिग्रेडेशन। क्या होगा? सिस्टीन का डिग्रेडेशन। अब ये जो है, ये डाइमर यानी डाइसल्फाइड लिंकेज से 2 सिस्टीन अमीनो एसिड ऐड है। फिर इससे क्या होगा? ये सिस्टीन बनेगा और सिस्टीन बनने के बाद इसका जब डीकार्बोक्सिलेशन होगा, क्या होगा? डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के लिए PLP पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट रिक्वायर होता है। तो क्या बनेगा? बीटा मरकैप्टो इथेनोलामाइन। क्या बनेगा? बीटा मरकैप्टो इथेनोलामाइन। और ये आगे जाके क्या बनाएगा? कोएंजाइम। क्या बनाएगा? कोएंजाइम। और जब इसका ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन होगा, कौन सा? ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन होने के बाद क्या बनेगा? बीटा मरकैप्टोपायरुवेट। क्या बनेगा? बीटा मरकैप्टोपायरुवेट। और डीकार्बोक्सिलेशन होने के बाद बीटा मरकैप्टो इथेनोलामाइन। और ये जो आगे बीटा मरकैप्टोपायरुवेट है, ये आगे जाके पायरुवेट में कन्वर्ट होगा और पायरुवेट आगे जाके ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस में जाके ग्लूकोज फॉर्म होगा। इसलिए इन दोनों अमीनो एसिड को हम ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड कहते हैं। फिर जब ये सिस्टीन सल्फिनेट में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें? सिस्टीन सल्फिनेट। सिस्टीन सल्फिनेट में कन्वर्ट होने के बाद इसमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के एडिशन होने के बाद जो एक हाफ O2 इधर, तो क्या बनेगा? सल्फाइड, ITE यानी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड सल्फाइड। फिर सल्फाइड से क्या बनेगा? सल्फेट, 8+6 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड। फिर आगे जाके ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पैप्स यानी 3-फॉस्फो आइडिनोसिन 5-फॉस्फोसल्फेट। ये क्या होता है? एक एक्टिव सल्फर डोनर होता है, ये सल्फर एटम डोनेट करता है। और जब ये सिस्टीन सल्फिनेट सिस्टिक एसिड बनाता है, तब इस सिस्टिक एसिड में से CO2 बाहर निकलता है और टोरिन फॉर्म होता है और टोरिन से टोरोकोलेट। क्या? टोरिन से टोरोकोलेट फॉर्म होता है। और इससे सिस्टिक एसिड का ब्रेकडाउन होने के बाद पायरुवेट भी मिलता है और ये पायरुवेट आगे ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है। ये सारी बातें होगी डिग्रेडेशन ऑफ सिस्टीन। आपको पता है, सबसे पहले डीकार्बोक्सिलेशन, ट्रांसअमाइनेशन और सिस्टीन सल्फिनेट में कन्वर्ट होगा। ये आपको पूरा चार्ट आना चाहिए। फिर ये भी आपको वासुदेवन बुक में दिया है चार्ट। जब ये रिएक्शन है ना, ये यहाँ पे मिथाइल डोनेट होता है, यस आइडिनोसिल मिथ्योनिन जब मिथाइल डोनेट करता है और किस में कन्वर्ट होता है? आइडिनोसिल होमोसिस्टीन में। तब जब ये जो मिथाइल डोनेट किया है, ये ग्वानिडो एसिटो एसिड को ट्रांसफर होगा तो ये
क्रिएटिनिन फॉर्म करेगा, और जो मिथाइल ग्रुप है ये नॉरएपिनेफ्रिन को देने के बाद क्या होगा, इफिनेफ्रिन, और इफिनेफ्रिन आगे और एक मिथाइल ग्रुप लेके क्या फॉर्म करता है, मेटानेफ्रिन। क्या फॉर्म करता है, मेटानेफ्रिन। और जब सिफेलिन को हम मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर करते हैं तो लेसिथिन, और इथेनॉलामाइन और सेरिन दोनों भी क्या फॉर्म करते, कोलिन फॉर्म करते। क्या करते, कोलिन। और एसिटाइल सीरोटोनिन, एसिटाइल सीरोटोनिन को मिथाइल ग्रुप देने के बाद क्या फॉर्म करता है, मेलाटोनिन। और ये मेटाबॉलिज्म के बारे में एक समरी है, वासुदेवन बुक में दिए चार्ट दिया है, एज इट इज चार्ट है ये। तो सबसे पहले मिथ्योनिन, मिथ्योनिन किसमें कन्वर्ट हुआ, सैम में, ये साइड एनोसिल मिथ्योनिन, इसमें क्या मिथाइल ग्रुप डोनेट किया, ये मिथाइल ग्रुप इसमें ऐड कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। मिथाइल ग्रुप देने के बाद इधर वाले कंपाउंड सारे फॉर्म होते हैं, ये विदाउट डीमिथाइलेटेड कंपाउंड है, मिथाइल ग्रुप देने के बाद इधर के कंपाउंड फॉर्म होते हैं। फिर क्या बनता है, एडेनोसिल होमोसिस्टीन, एडेनोसिल होमोसिस्टीन से क्या बनता है, होमोसिस्टीन, और होमोसिस्टीन में सेरिन ऐड करने के बाद सिस्टीन और होमोसेरिन फॉर्म होता है, और सिस्टीन से पायरुवेट और ग्लूकोज फॉर्म होता है। फिर यहाँ पे हमने देखे कोएंजाइम बीटा मर्कैप्टो इथेनोलामाइन से कोएंजाइम बनता है, और सिस्टिक एसिड से टॉरिन बनता है, और ये जो अमाइनो एसिड है ये ग्लूटाथायोन के सिंथेसिस के लिए हेल्प होता है, सिस्टीन। फिर इसके बाद इसके रिलेटेड डिसऑर्डर हम देखेंगे। सबसे पहला डिसऑर्डर होता है सिस्टीनिरिया। ये जो सिस्टीनिरिया होता है ये मोस्ट कॉमन इनबॉर्न एरर ऑफ अमाइनो एसिड होता है। क्या, मोस्ट कॉमन इनबॉर्न एरर ऑफ अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्ट। ये क्या है, एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। क्या है, ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ये एक ग्यारोटेट्रॉड में से एक डिसीज है। ग्यारोटेट्रॉड यानी 4 डिसीज, टेट्राड यानी 4, ये 4 डिसीज का ग्रुप है, इसमें ये सिस्टीनिरिया आता है। तो कौन कौन से ग्यारोटेट्रॉड में डिसीज, अल्बिनिज्म, अल्कैप्टोनिरिया, सिस्टीनिरिया, पेंटोजिरिया। ये याद रखिए, आपको एमसीक्यू में पूछेंगे, और 3 ऑप्शन इसमें से देंगे और एक बाहर का डालेंगे, और आपको पूछेंगे इसमें से कौन सा नहीं है। ये याद रखिए, 4 डिसऑर्डर है, अल्बिनिज्म, अल्कैप्टोनिरिया, सिस्टीनिरिया और पेंटोजिरिया। और इसमें क्या होता है, किडनी में से डिफेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, यानी रीअब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होता। इसमें क्या होता है, इसमें सिस्टीन, ऑर्निथिन, अर्जिनिन और लाइसिन का डिफेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है। मेनली सिस्टीन और लाइसिन का रीअब्जॉर्प्शन डिफेक्टिव होता है। इसे हम सिस्टीन लाइसिन यूरिया भी कहते हैं, क्योंकि सिस्टीन और लाइसिन दोनों भी यूरिन में से एक्सक्रीट होते हैं, इसलिए हम सिस्टीन लाइसिन यूरिया भी कहते हैं। और इसके क्लिनिकल फीचर क्या है, इसमें सिस्टीन क्या होता है, एक लीस्ट सोल्यूबल कंपाउंड होता है वाटर में, इसलिए ये क्या होता है, प्रेसिपिटेशन होता है। क्या होता है, लीस्ट सोल्यूबल, यानी वाटर में इसकी सोल्यूबिलिटी कम है, इसलिए ये क्या करता है, इसका प्रेसिपिटेशन होता है। आप पानी में मिट्टी डालिए तो क्या होगी, वो नीचे जाके जमा होगी, क्योंकि वो वाटर में लीस्ट सोल्यूबल है इसलिए। और क्या फॉर्म करती है, रीनल सिस्टिल कैलकुली, यानी स्टोन फॉर्म होते हैं। और ये जो स्टोन फॉर्म होते हैं, इससे क्या होता है, अब देखिए आप सोचिए, यूरिनरी सिस्टम में ये स्टोन फॉर्म हो गए, इससे क्या होगा, यूरिनरी सिस्टम में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। जो यूरेटर वगैरह स्ट्रक्चर है इसमें क्या हो जाएगा, छोटे छोटे स्ट्रक्चर है, इसलिए उसमें क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन। अब ऑब्स्ट्रक्शन होने के बाद वो क्या करेंगे, इन्फेक्शन कॉज करेंगे, यानी ये इन्फेक्शन होगा। और रिनल इनसफिशिएंसी, यानी हम यूरिनरी सिस्टम इफेक्टिवली काम नहीं करेगी, यूरिन एक्सक्रीशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्टोन बीच में आ रही है, इसलिए इसकी रिनल इनसफिशिएंसी हो जाती है। फिर इसका डायग्नोसिस, यानी इसका पता कैसे करते हैं, डायग्नोसिस कैसे करते हैं, इसलिए साइनाइड नाइट्रोपुसाइड टेस्ट पॉजिटिव आनी चाहिए। ये टेस्ट पॉजिटिव आएगी तो सिस्टीनिरिया होगा। फिर और एक टेक्निक है, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है, इससे स्पेसिफिक अमाइनो एसिड यूरिया डिटेक्ट करते हैं।
और फिर इसका ट्रीटमेंट क्या है इस डिसीज का। अब ये क्या है, वाटर में लेस सोल्यूबल है, इसलिए हमें सोल्यूबिलिटी बढ़ाने के लिए ये जो स्टोन बने हैं इसको एक्सक्रीट करने के लिए हम क्या करेंगे, वाटर इनटेक ज़्यादा लेंगे। क्या करेंगे, वाटर का इनटेक बढ़ाएंगे। और दूसरा ट्रीटमेंट क्या है, ये जो सिस्टीन के क्रिस्टल बने हैं इसकी सोल्यूबिलिटी बेसिक सॉल्वेंट में बढ़ जाती है। किसमें, बेसिक सॉल्वेंट में बढ़ जाती है। इसलिए हम क्या करते हैं, सिस्टीन की सोल्यूबिलिटी बढ़ाने के लिए यूरिन का अल्कलाइजेशन करते हैं, यानी बेस देते हैं ज़्यादातर। कौन सा बेस देते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये ट्रीटमेंट हो गई। फिर उसके बाद दूसरा डिसऑर्डर कौन सा है, सिस्टिनोसिस। ये रेयर डिसऑर्डर होता है बट सीरियस है, यानी हुआ तो बहुत डेंजर है लेकिन ये कॉमनली फाउंड नहीं होता। और ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव लाइसोसोमल डिसऑर्डर है। ये इसका कॉज क्या है, ये जो सिस्टीन जो लाइसोसोम ऑर्गेनेल है इसमें से ये जो लाइसोसोमल ऑर्गेनेल है इसमें सिस्टीन होते हैं। ये सिस्टीन का ये जो चैनल होते हैं ट्रांसपोर्ट करने वाले, एक कैरियर मॉलिक्यूल डिफेक्टिव हो जाती है। इसकी वजह से सिस्टीन का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता अच्छे से, और ये सिस्टीन अंदर ही अटक जाते हैं, और अटक जाने के बाद इसके क्रिस्टल फॉर्म होते हैं। इसे हम सिस्टिनोसिस कहते हैं। क्या क्या, ये लाइसोसोम ऑर्गेनेल है, ये जो कैरियर मॉलिक्यूल होते हैं ये डिफेक्टिव हो जाते हैं। इसकी वजह से सिस्टीन का ट्रांसपोर्ट अच्छे से नहीं हो पाता और सिस्टीन के क्रिस्टल बनते हैं अंदर। इसके क्लिनिकल फीचर क्या क्या है, सबसे पहले सिस्टीन क्रिस्टल अक्यूमुलेशन इन लाइसोसोम। इस लाइसोसोम में सिस्टीन के क्रिस्टल एक्यूमुलेट होते हैं। दूसरा क्या है, जनरलाइज्ड अमाइनो एसिड यूरिया हो जाता है। और जो पेशेंट होता है वो लाइफ के पहले 10 इयर्स में इसकी डेथ होती है, ड्यू टू रीनल फेलियर होता है और इसकी डेथ हो जाती है। अब इसकी माइक्रोस्कोपी क्या है, माइक्रोस्कोप के नीचे कैसे दिखते हैं, सिस्टीन क्रिस्टल फाउंड हो जाते हैं WBC में। और फिर उसके बाद इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट है, मैं फिर से एक बार, सिस्टीन की सोल्यूबिलिटी कम होती है इसलिए क्रिस्टल फॉर्म होती है, इसलिए हम उसको वाटर इनटेक बढ़ाएंगे। फिर इसको एक टैबलेट आती है D-पेनिसिलामाइन, ये भी टैबलेट देते हैं। और फिर एक बार सिस्टीन की क्रिस्टल फॉर्म होती है, इसकी सोल्यूबिलिटी बढ़ाते हैं क्योंकि ये क्रिस्टल वाटर में सोल्यूबल होने के लिए। फिर हम क्या करते हैं, अल्कलाइजेशन करते हैं। एक ट्रीटमेंट है तीसरा, यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे रह गया तीसरा लिखने का। तो इसका अब एक डिसऑर्डर रह गया है होमोसिस्टिनुरिया, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो गाइज वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो के नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं आप, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, और इंस्टाग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं फॉलो करके। तो थैंक यू गाइज।